Hello. Hello, Ankit. Can you hear me? Yes, sir. Very good, very good. Good morning. Good morning, sir. How is your study going on? So fine, sir. Okay. So let us wait for Rudraksh once he come, then we can start already. Okay, So you have revised the earlier chapters, the electric field. We have studied about the dipoles Yes, at sir. on the same axis and perpendicular bisector uh, and at any point. So all the three have you revised? Mhm. नहीं रिवाइज करने का मौका मिला था आपको? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिफरेंट डिफरेंट तरह से जैसे निकालेंगे उसी का अभी स्टडी करते जाना है. सो इट्स वेरी बिग चैप्टर. आगे भी चैप्टर से बड़े बड़े हैं थोड़ा यहाँ पे. हेलो. Hello. यस रुद्राक्ष, कैन यू हियर मी? Rudraksh is also joined. So Rudraksh, can you hear me now? We can start right now. Ankit is already there. Rudraksh is not replying, responding anything right now. Yes, Hello. sir. Okay. Thank you. So today we will do the calculate electric field due to infinite long uniformly charged wire. So earlier we have already seen in earlier classes electric field due to the point charge. So if there is a point charge Q, then we know at a distance R, the electric field value already we have calculated. We know the direction of electric field at point P is the line joining between the charge and that point. And if it is a positive, then it will be outward, and if it is a negative, it will be inward. So basically you have to put the test charge at P, and the value is K Q by R square. So this is the electric field, right? And original formula for electric field is vector E equal to F बटा टेस्ट चार्ज जो आप P पॉइंट पे रखते हो टेस्ट चार्ज F बटा Q नॉट. Again, you have studied if there is a dipole, let's suppose if there is a minus Q and plus Q. So dipole has equal and opposite charges and the distance between two is very small, जिसको नॉर्मली कन्वेंशनली हम लोग क्या लिखते हैं 2L. सो इसको जो मिडिल पॉइंट O होता है हाफ यहाँ पे L होगा और यहाँ पे L होगा. सो इस डाइपोल के कारण देयर इज ए टर्म नोन एज डाइपोल मोमेंट P. ये मैंने बताया था, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एग्री? क्लियर है ना रुद्राक्ष एंड अंकित? ओके, वेरी गुड. सो डाइपोल मोमेंट के लिए हमने पढ़ा था Q इंटू 2L होता है. कोई भी मोमेंट होगा तो 2L होगा ही, और जिस चीज का तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डाइपोल मोमेंट है तो Q इंटू 2L होगा. एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस Q टू प्लस Q. दैट मीन्स कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, मान लो कि यहाँ पे हमने P पॉइंट है, इस पे मुझे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल, उसी एक्सिस पे. तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे फॉर्मूले धीरे धीरे आपको याद होने चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या था, के Q की जगह हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखते थे बाई एक्स क्यू
अगर x डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं, मिडिल पॉइंट से अगर डिस्टेंस आप इसकी x लेते हो p तक की, तो के पी बाई एक्स क्यू, और यहाँ पे ये दुगना होता है, मतलब कि 2 kp बाई एक्स क्यू. So this is the on the axis. अगर if you take on the perpendicular bisector, तो इसका सीधा हाफ होता था यहाँ पे. तो इस पॉइंट पे अगर आप लोगे और डिस्टेंस ये भी x है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r जो होगा वो होता था के पी बाई एक्स क्यू. याद है ना? बिल्कुल सही है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and this is in minus. Minus means ये electric dipole is minus q to plus q, and electric field is just opposite to that. थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसमें, एट एनी पॉइंट, मान लो कि इस मिडिल पॉइंट से हमने यहाँ को गए और ये एंगल थीटा बन रही है, तो इस ये पॉइंट x है, तो यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू, मान लो थीटा जो लिख रहे हैं उस पे हो जाएगा के पी बाई एक्स क्यू, के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. यही था. सो आप देख रहे हो कि डाइपोल मोमेंट्स के टर्म में था. यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 0 करते हो तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 0 मतलब 1 हो गया, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हो गया. 4 का रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो 2 के पी बाई एक्स क्यू. ये एक्सिस पे आ गया. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर तो ये 0 हो गया, के पी बाई एक्स क्यू ये वाली आ गया. सो वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू calculate electric field due to the dipole due to a single charge. Right now, एक new topic we are going to start, that is not a single charge, not a dipole moment, बल्कि एक continuous charge है. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं due to एक infinitely long uniformly charged वायर ले रहे हैं. तो एक कोई भी वायर ले लो और वो इनफाइनाइट हो, मतलब नीचे भी एकदम इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, और ऊपर भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है. तो ऐसे लॉन्ग वायर लिया और इसके अंदर में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब जो भी चार्ज है. तो दिस वायर हैविंग द प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू कैन इजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ. बिकॉज गॉस लॉ का थोड़ा सा अगर रिवीजन करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गॉस लॉ क्या देता है? व्हाट डज द गॉस लॉ गिव्स? गॉस लॉ गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू कैन कैलकुलेट इन द टू वेज. एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला था जो कि था वेक्टर ई, बोलो बोलो आप लोग, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यही था ना? सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, वेक्टर ई डॉट डी ए. ये फ्लक्स का मैथमेटिक्स था, इसको गॉस लॉ से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन गॉस अंकल हैज टोल्ड कि you can also calculate flux if there is a Gaussian surface. उन्होंने एक Gaussian surface की बात की कि अगर Gaussian surface है, Gaussian surface क्या था? Do you remember? The 3D closed. बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि that should be the 3D and closed होना चाहिए. साथ में उन्होंने बोला 3D closed है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो चार्ज के सिमेट्रिकल है तो और अच्छा है. मतलब गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ऑलवेज बट नॉट यूजफुल. तो यूजफुल कब होगा? जब जो चार्ज है उसके सिमेट्री में होना चाहिए. आपको याद है कि वी हैव डन सम मैथमेटिक्स, जो कि मान लो कि सेमी स्फीयर था, और सेमी स्फीयर में मैंने बोला कि यहाँ पे क्यू हमने रखा था चार्ज. डू यू रिमेम्बर? तो हमने बोला कि इसके कारण आप भाई फ्लक्स निकालो.
यहाँ पे चार्ज है, तो हम नहीं निकाल पाए थे बिकॉज ये सिमेट्री में नहीं था। उसके लिए हमने क्या बोला कि स्फीयर को कंप्लीट करो। अब ये चार्ज जो है सिमेट्री में आ गया, आधा नीचे आधा ऊपर, मतलब बराबर पे है। नाउ उस पे बोला कि अब ऐसा हो गया, तो फ्लक्स को आपने क्या बोला था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, राइट। फ्लक्स इज कैलकुलेटेड बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज द चार्ज इनसाइड, चार्ज जो है इसके अंदर में है, और जो कि सिमेट्रिकल है, जहां पे चार्ज रखा है चारों साइड में। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये डिफिनेशन हो गया मैथमेटिक्स वेक्टर ई डॉट डी ए। और गॉस अंकल ने क्या बोला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, जो आपने बोला 3 डायमेंशनल क्लोज्ड, और वो सिमेट्रिकल होना चाहिए चार्ज के चारों साइड। अगर क्यू ये चीज निकल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो इससे। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस मैथमेटिक्स में, तो क्या करोगे, E इंटू एरिया, तो इसको लिख सकते हैं ना, E इंटू एरिया, E इंटू एरिया इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया को यहाँ नीचे ले जाओ, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा या नहीं निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ गॉस एंड मैथमेटिक्स, दोनों से निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यही दिस स्ट्रेटेजी विल बी फॉलोड हेयर। क्लियर है? So now we are moving to the next. Now we are moving to this topic. So basically this is application of Gauss law, because Gauss law का use करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए Q by epsilon naught, and उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, एक मिनट। सो इफ यू सी दिस वायर इज, अगर ऊपर में जा रहा है तो इनफाइनाइट है, और नीचे में जा रहा तो इनफाइनाइट है, और हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, बट यू कैन टेक द नेगेटिव चार्ज एज वेल। सो इफ यू स्टडी दिस, सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज infinitely long, so we will not know about the total charge. अब infinitely long है तो मुझे तो पता नहीं लगेगा ना टोटल चार्ज Q की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर जाओगे 10 मीटर, फिर 25 मीटर और जा सकते हो, 100 मीटर और ऊपर जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। तो टोटल चार्ज भी है, मुझे नहीं आइडिया है कि कितना होगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो Q की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, बिकॉज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है। तो इस केस में जब भी अगर ऐसा कंटिन्यूअस चार्ज हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज लैम्डा, जिसको चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी, चार्ज मान लो कि Q है, डिवाइडेड बाई L, ऐसा लेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मान लो कि 5 मीटर तक हमने क्या किया कि 5 मीटर इसको काटा, 5 मीटर में कितना चार्ज है वो पता कर लिया, तो चार्ज डिवाइडेड, अब उतने ही सब जगह मान लिया, बिकॉज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर देखा 2 मीटर पे कितना चार्ज है, तो उससे लैम्डा निकल गया। तो whenever there is an infinitely long wire और वो चार्ज हो, तो that particular case what we will do, we will use the term lambda Q की जगह, और lambda क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके। So we already we have told, we have taken positive charge here, you can take the negative charge as well, only direction of vector E will change। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गो आउटवर्ड। अगर प्लस है तो आउटवर्ड जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर से इधर जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि यू हैव टू पुट ए टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डाल दिया आपने, तो ये क्या होगा, ये रिपेल करेगा, तो दैट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड इधर होगी। अगर इफ यू हैव इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज और वो नेगेटिव होती, तो क्या होता है, ये नेगेटिव है तो इनवर्ड होती। लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखोगे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती,
दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता, और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, और नेगेटिव है तो इनवर्ड. क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड. So what we have to do, we have to find electric field at a distance r. Due to the positive charge, vector E will be outward here. There are multiple positive charges spread throughout lambda. Hence, electric field is uniformly distributed. As you move away from charge distribution, electric field will be less. तो आपको ऐसे भी पहले से पता है, just like I have just told you, कि in that particular case, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो you can easily कैलकुलेट. सो सब जगह क्या होगी, ये इक्वल होगी, ऐसे सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, दिस वे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज यू गो फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वायर, देन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी. कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे वैरी करता है. There it varies E inversely proportional to 1 by r square. अगर कोई भी चार्ज Q हो और डिस्टेंस r पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था k q by r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर से चलता है. लेकिन डाइपोल मोमेंट में हमने क्या देखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by x क्यूब, वहां q के टर्म्स में देखा था, डाइपोल मोमेंट ऊपर लिख रहे थे. तो हमें जब लैम्डा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कम होता है. कम तो यहाँ भी होगा, बट वी हैव टू सी कि वो आर स्क्वायर से होता है, आर क्यू से होता है, या कुछ और होता है. तो आपको यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों साइड में आउटवर्ड देख रहे हो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमने बताया कि वी नीड, हमने गॉस का एप्लीकेशन यूज करना है ना, तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस. सबसे पहला पॉइंट क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें गॉस लॉ यूज करना है. और गॉसियन सरफेस आपने बता चुके हो कि दैट इज ए 3 डायमेंशनल एंड क्लोज्ड. ये तो दो बात याद है, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि चार्ज के चारों साइड में वो सिमेट्रिक होना चाहिए सरफेस. गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अराउंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मींस कि ये जो हमारी वायर है प्लस प्लस है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें एक सिलेंडर अगर ऐसे बनाए जो कि यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी उतना ही ले. यहाँ से अगर आपने 2 सेंटीमीटर का लिया है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर पे खींचे, और यहाँ पे चूंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है तो लंबाई कुछ भी रख लो. तो हमने इतने बड़े फील्ड, इतने बड़े एरिया का, इतने बड़े एरिया का हमने गॉसियन सरफेस बनाया. एंड आप ये जो वायर है दैट इज इन द मिडिल ऑफ this particular cylinder. So basically a cylinder is what, that is a imaginary 3-dimensional closed surface and symmetrical about the charge. अगर हमने मान लो कि ये वाली है और हम ऐसा बनाते कि सिलेंडर का एक फेस यहाँ बनाते हो और एक यहाँ बनाते हो, ये सिमेट्रिकल नहीं होता. आप समझ रहे हो, बिकॉज बोथ हैज द डिफरेंट डिस्टेंस. अंकित एंड रुद्राक्ष, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है. सो दैट मींस द डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है. डिस्टेंस दोनों का अलग अलग, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा. तो हमें सिमेट्री लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिया है, इक्वल लिया है. वो बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हो. मान लो 2 सेंटीमीटर लिया, आपकी बीच से 5 सेंटीमीटर की ले लो यहाँ पे, दैट इज आल्सो फाइन, बट इट शुड बी सिमेट्रिकल. बस पर्पस वही है.
अब क्लोज्ड और 3 डायमेंशनल तो है ही है। तो एक बार ये हमने कर दिया, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू further proceed by using the Gauss law. So whenever you have drawn this cylinder, if you see this particular figure, then vector electric field is same. Electric field is same because हम जो पॉजिटिव चार्ज है एवरीवेयर स्प्रेड है और वो सब जगह से आउटवर्ड निकल रहा है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे Q की वैल्यू नहीं है बल्कि लैम्डा की वैल्यू है। दैट मीन्स कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है गॉसियन सरफेस में वो सिलिंड्रिकल होगी। So Gauss law क्या था? What is a Gauss law? Already I have told you, Q by epsilon naught. Gauss law gives the electric flux, जो कि अभी just थोड़ी देर पहले ऊपर रिवाइज करवाया था। Gauss law gives the electric flux value and Q inside, अंदर में जितना Q है by epsilon naught, बाहर में अगर Q है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा Q चाहिए जो 3D सरफेस के अंदर में सिमेट्रिकल उसके अराउंड हो। तो ऐसा जितना चार्ज होगा वो हम लेंगे। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम बता ही चुके हैं कि वेक्टर E डॉट dA होता है। तो डिफिनीशन क्या था गॉस लॉ का? ये देखो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई थ्रू ए क्लोज सरफेस, यहाँ पे सिलिंड्रिकल है, थ्रू ए क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। अब देखो, ये जो सरफेस हमने बनाया है गॉसियन सरफेस, उसमें 3 सरफेस दिखेंगे। अगर इफ यू कंसीडर हियर, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना मेरे भाई, सिलेंडर, इसमें हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? एक तो ऊपर में है, टॉप पे है। सर टॉप बॉटम और सरफेस। 100% करेक्ट। सो टॉप इज 1, हमने इसको मार्क किया है, बॉटम को 2 किया है, और ये साइड वाली जो सरफेस है उसको 3rd मार्क किया है। तो तीनों सरफेस पे हम लोग देखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गोइंग ऑन। So there are 3 surfaces of cylinder. Flux is coming from 3 surfaces. Phi 1 is due to surface 1, top surface. Phi 2 is due to surface 2, bottom surface. And electric flux due to surface 3, cylindrical surface जो है। So टोटल फ्लक्स जो सिलेंडर का है, चूंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है और स्केलर है। जस्ट लेट मी नो व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स स्केलर है, वेक्टर है? हाँ भाई बताओ। हेलो, क्या हुआ, भूल गए क्या? फ्लक्स ये लिखा हुआ भी यहाँ पे है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो दैट वी कैन, है ना। फ्लक्स क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी कैसे होगा? आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसका स्केलर आती है ना, राइट, उसका नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होता है। वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क की क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर F डॉट dx या ds। तो डॉट प्रोडक्ट जहां भी फॉर्मूले में आ गया तो आप सोचो दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आएगा तो वो होगा वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक टॉर्क। टॉर्क में क्या होता है? R क्रॉस F, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसी चैप्टर में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे होता है डाइपोल मोमेंट का? व्हाट इज द फॉर्मूला? जल्दी बताओ। Q क्रॉस 2L। क्या क्या? Q क्रॉस 2L। ठीक है। और एक टॉर्क जो डाइपोल मोमेंट के कारण होता है, टॉर्क यहाँ भी हमने पढ़ा था, तो वेक्टर क्वांटिटी तो पढ़ा ही था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उस केस में होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में कि टॉर्क जो होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E के होता है, मतलब PE साइन थीटा होता है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था। सो ओके, तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो फाई ऑफ सिलेंडर इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। अब phi 1 क्या था? हमारा ऊपर का सरफेस था सिलेंडर में,
ये था, तो लेट्स मी कंस्ट्रक्ट, एक मिनट मैं यहीं पे साइड में कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, सो दैट वी हैव नॉट टू मूव अगेन एंड अगेन। और ये आपका बायर था, और ये आपका प्लस प्लस था। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बाहर निकल रही थी, जो कि यूनिफॉर्म था सब जगह। तो आप देख रहे हो सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो ऊपर और नीचे की ओर नहीं जा रही है, सिर्फ सिलिंड्रिकल सरफेस की तरफ जा रही है। एम आई राइट? टॉप एंड बॉटम की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। तो फ्लक्स को मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मैथमेटिक्स में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए होता है। ये आवाज कैसी आ रही है? हाँ। सो अगर हम इस सरफेस की बात करें, टॉप सरफेस की, तो इसमें जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? स्ट्रेट ऊपर की ओर होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा आउटवर्ड होता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये याद रखना कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा। व्हाट इज ए डायरेक्शन? डायरेक्शन जैसे अब ये आपका ऊपर का सरफेस है, तो ऊपर सरफेस से आउटवर्ड तो ऊपर की ओर निकलेगी, नीचे वाले सरफेस के लिए नीचे की ओर निकलेगी, आउटवर्ड इसके लिए यही होगा, मतलब अंदर में नहीं जाएगी डायरेक्शन। और साथ में ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस पे कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस पे ऐसा ही है, मतलब ये भी 90 डिग्री बना रही है इससे, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री हो गया फर्स्ट सरफेस पे। बॉटम सरफेस पे भी क्या है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री है। क्लियर है या नहीं है, ये बताओ? Yes, sir. टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। अब हम लोग जाते हैं इस पे डीए, तो इस डायरेक्शन में डीए कहाँ पे है मेरे भाई? यहाँ पे डीए या इस डायरेक्शन में है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका डीए है, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटवर्ड यही हो रहा है। इस डायरेक्शन में आपका ग्रीन वाला जो है डीए दिखा रहा है, और पिंक वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। तो सिलिंड्रिकल सरफेस में कॉस 0 डिग्री हो गया, तो कॉस, तो फर्स्ट टू टर्म्स आर 0 बिकॉज ऑफ कॉस 90 0 होता है। थर्ड में कॉस 0 1 हो गया, तो ई डी ए बच गया। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिलेंडर इज बेसिकली ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस ओनली हो रहा है। टॉप और बॉटम के द्वारा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही हो रहा है फॉर मैथमेटिक्स से। थर्ड से वेक्टर ई डॉट डी ए आ रहा है, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिकॉज प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब यूनिफॉर्म होगा तो ई की वैल्यू बाहर निकाल लो, और डीए भी ले सकते हैं। तो डीए सिलेंडर के लिए एरिया कितना होता है? अगर इसकी रेडियस आर हो तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है मेरे भाई, बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का एरिया, होता है ना? So, partner. तो सिलेंडर का एरिया जो है, सॉरी 2 पाई आर एल होता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। 2 पाई आर एल क्यों होता है? बिकॉज देखो, एक मैं बता The देता हूँ। curves of बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे एक कर्व्ड सरफेस है, तो इसका रेडियस आर है, तो इसकी पेरीमीटर अगर ये निकालोगे तो 2 पाई आर आएगा पेरीमीटर, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, तो इसकी एरिया जो हो जाएगी 2 पाई आर एल हो जाएगी एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑन सिलेंडर, मैं बता चुका हूँ कर्व्ड सरफेस। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो।
You can hear me? Yes, sir. Okay, there was some internet issue, I think. No problem. So, electric flux due to cylinder is E dot dA equal to Q by एप्सिलॉन नॉट. तो Q कितना होगा वो देखना है. तो Q की वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, टोटल Q चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. यही होगा ना. दैट मीन्स Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी Q बाई L होगा ना. Q बाई, हाँ मतलब ये तो हो गया आपका गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अब हमें यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताया था. तो लैम्डा इक्वल टू बताया था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है. तो Q की वैल्यू अगर लिखना है तो हम क्या लेंगे, लैम्डा इंटू एल. तो जितनी बड़ी लेंथ हमने सिलेंडर जो लिया था वो एल लेंथ का लिया था, तो उसमें कितना चार्ज होगा, उसमें होगा लैम्डा इंटू एल. ठीक है. सो लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. हेलो, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ. Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द सिलेंडर इक्वल टू हमारा तीनों सरफेस का किया तो E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ गया इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. Q की वैल्यू हमने लैम्डा इंटू एल रख दिया यहाँ पे. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिलेंडर इक्वल टू E, ए की वैल्यू कितनी होगी, एरिया की 2 पाई आर एल, जो मैं बता चुका हूँ. सिलेंडर का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर एल होता है अगर एल लेंथ का सिलेंडर है तो. एंड इक्वल टू, ये हमारा गॉस अंकल ने बोला था कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, Q की जगह लैम्डा एल लिख दो. अब एल और एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया. दिस एल और एल कैंसिल हो गया. तो इससे क्या निकल गया, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, जहां लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, पता ही है. और आर क्या है, व्हाट इज द आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो हमने लिया है. वेक्टर ई डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव अगर होता तो टुवर्ड्स द चार्ज होता, मतलब कि इनवर्ड होता. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव electric field due to the infinitely long uniformly charged wire at a distance r is E equal to lambda by 2 pi epsilon naught r, where lambda is the charge per unit length या linear charge density. Here एक चीज आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप देखो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है यहाँ पे. तो जहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, लैम्डा ले रहे हैं, तो वहां पे E की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर हो रही है. लेकिन पहले हमने देखा था कूलम्स लॉ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई आर स्क्वायर था, K Q बाई आर स्क्वायर था जब हम Q की वैल्यू ले रहे थे. और डाइपोल मोमेंट में हमने देखा एक्स क्यू आ रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. और तीनों का ग्राफ खींचोगे तो मतलब कि आर से अगर ये कर रहा है तो इसकी ग्राफ थोड़ा कम स्टीप होगी. आर स्क्वायर में ज्यादा स्टीप थी और एक्स क्यू में और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से नीचे कम हो जाएगी. तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया. हेलो. Yes, sir. तो जस्ट आई एम रिवाइजिंग व्हाट वी हैव डन राइट नाउ अगेन, जो कि शुरू में भी किया था. तो ये जो हमने पढ़ाया आज, हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज. इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो है अगर Q चार्ज हो, पॉइंट चार्ज Q हो, तो उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है पॉइंट P पे, अगर, और डायरेक्शन क्या होता है, Q चार्ज से P तक जो लाइन स्ट्रेट खींचते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा. तो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी
के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अभी हमने जो पढ़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज पढ़ा, जो कि पॉजिटिव अंदर में हो या नेगेटिव हो, इसके कारण किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पी पॉइंट पे रखा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये पी पॉइंट जो है, मान लो कि यहाँ पे आर डिस्टेंस पे है, तो हमने क्या किया था, हमने क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला विथ द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फ्लक्स का। तो उससे हमने जब निकाला तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया था, जल्दी से बताओ। लैम्डा बाई, ये आया था ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी। यहाँ पे देखो, जब Q चार्ज था तो Q लिखा था, यहाँ पे हमारा जो है, ये किस तरह की आवाज आ रही है, म्यूट कर लो, म्यूट, यू जस्ट पुट इट म्यूट। तो यहाँ पे जो प्लस प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे हमने Q चार्ज लिया ही नहीं था, बिकॉज चार्ज हमें पता ही नहीं टोटल, तो हमने लैम्डा लिया था। तो लैम्डा की वैल्यू जो थी Q बाई एल थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यही लैम्डा हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर जहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना था, सिलेंडर जो बनाएंगे पूरा इतना बड़ा बनाएंगे, जो भी आर डिस्टेंस का, ठीक है ना, उससे निकाला था। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस है तो आउटवर्ड और माइनस है तो इनवर्ड। तीसरा हमने जो बताया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ई इन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा, ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल शार्पली रिड्यूस, आर स्क्वायर से हो रहा है। थर्ड, वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइपोल। व्हाट इज अ डाइपोल? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस जो है उसको कन्वेंशनली 2l लिखते हैं, जो कि मिडिल पॉइंट से दोनों का l, यहाँ भी l है और यहाँ भी l है, और इट शुड बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, या तो माइक्रो होगा या फिर एंगस्ट्रम होगा, 10 पावर माइनस 10 जिसको बोलते हैं, या नैनो होगा, नैनो का मतलब 10 पावर माइनस 9। तो इतना छोटा दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पे मुझे निकालनी है, एक्सियल एक्सिस पे, यहाँ पी पे मान लो निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, और वो मिडिल पॉइंट से उसकी डिस्टेंस x है, तो अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 kp बाई एक्स क्यू, जहाँ p इज द डाइपोल मोमेंट है, और p की वैल्यू क्या थी, q इंटू 2l। तो p जो है उसकी वही जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। एंड इफ वी टेक ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहां से डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी इसकी हाफ, मतलब एक्सिस पे ज्यादा होती है और ऊपर में कम होती है, वो होती है के पी बाई एक्स क्यू। तो यहाँ पे माइनस होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इसलिए इसके आगे माइनस लगा रहे हैं। क्लियर है? तीसरा हमने बताया था कि एट एनी पॉइंट, मान लो कि यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये एंगल थीटा है और ये एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तरह से अभी तक पढ़ा, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइटली लॉन्ग, और ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। डेरिवेशन कैसे करेंगे वो आपको पता हो गया, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा आपका एक मिनट, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं करूंगा ना नेक्स्ट क्लास में, कल जो करूंगा वो करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अभी तो एक लाइन पढ़ा था ना कि 1 डायमेंशन में था, प्लेन शीट जो होगा आपका 2 डायमेंशन में होगा।
तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो दैट विल बी कवर्ड। ठीक है, हेलो। Okay. हाँ, तो अभी क्या करते हैं कि अभी तो जैसे हमारे पास हार्डली वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो मैं क्या करता हूँ कि आई एम गोइंग टू सेट अप अनदर मीटिंग एंड दैट वी विल कवर ओनली 15 मिनट्स ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो अभी जैसे ये खत्म होगा ना तो लॉग इन कर जाना 2 मिनट में, 2-3 मिनट में। ठीक है, विद द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, वही आईडी और पासवर्ड से आई एम गोइंग टू शेड्यूल इट। ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सेट अप अनदर मीटिंग। इसमें एनसीईआरटी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स और क्लास लेते हैं। तो अभी 2-3 मिनट में, 3 मिनट में लॉग इन करो, या 5 मिनट ले लो। अभी 8-4 हो रहा ना, तो यू जस्ट लॉग इन एट 8-9 पे लॉग इन करो। ठीक है, थैंक यू, बाय।